नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। जनवरी के म्यूचुअल फंड डेटा एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। निवेशकों का फोकस इक्विटी से ज़्यादा गोल्ड पर है। जनवरी में इतिहास में पहली बार गोल्ड ईटीएफ का इन्फ्लोज इक्विटी से ज़्यादा है। कुछ करोड़ से ही सही, लेकिन क्या ये इक्विटी में स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है या सिर्फ एक गोल्ड का जो मोह है उसकी तरफ एक इशारा कर रहा है? साथ ही इस बाज़ार में आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में इन्फ्लोज बढ़े हैं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कम हुए हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड इक्विटीज़ में इन्फ्लोज जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। तो इन पर बातचीत करेंगे, सिर्फ लार्ज कैप को छोड़कर। ऑब्वियसली हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग जुड़े हैं। मोहित, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, दिसंबर में जब वो गोल्ड ईटीएफ के नंबर आए थे तो देख के लग रहा था कि कहीं ये लोग टॉप पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने जनवरी में गोल्ड और सिल्वर में इतिहास की सबसे बड़ी रैली देखी, हालांकि उसके बाद कोलैप्स आया। और दिसंबर का जो गोल्ड ईटीएफ का इन्फ्लो आया 24,040 करोड़ का, ये क्या कह रहा है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। और आई थिंक ये चौंका देने वाला नंबर है और शायद भारतीय म्यूचुअल फंड के इतिहास का एक सुनहरा नंबर मैं बोलूंगा देखने को हमें मिला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड के इन्फ्लो ने इक्विटी के इन्फ्लो को पछाड़ दिया है। 24,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप सिल्वर को भी मिला लें अनुज इसमें, तो 9,000 9,500 करोड़ का कुछ इन्फ्लो सिल्वर ईटीएफ्स में आया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कमोडिटीज अलोन में आपके पास में करीब करीब 35,000 करोड़ का इनफ्लो है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये दर्शाता है कि किस तरह से जो निवेशक है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदल कर थोड़ा सा पैसा इक्विटीज से डाइवर्सिफाई करके अब कमोडिटीज में भी लगा रहे हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ये एक रिटेल फोमो हो सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो ऊंचे स्तर पर भागती हुई रैली में चढ़ती हुई ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सदियों से जो एसेट एलोकेशन चला आ रहा था वो गलत था कहीं ना कहीं, और उसमें कमोडिटीज का एलोकेशन नहीं था। और अब धीरे धीरे निवेशकों को पता लग रहा है कि आप कमोडिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते और उसे आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी ही है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, बट यस, दिस इज अ ग्रेट ट्रेंड विच वी आर वॉचिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही है आपने, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने भी इस पर अपना एक एडिटोरियल टेक दिया था तो मैंने यही कहा था कि इसको गोल्ड वर्सेस इक्विटी देखने के बजाय शायद गोल्ड प्लस इक्विटी देखना बेटर रहेगा। शायद अब हम एक एसेट एलोकेशन में फॉर्मली बिलीव कर रहे हैं एज ए नेशन। एक इसी से रिलेटेड सवाल है फिर, गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लो जो हैं अब वो क्योंकि एक्टिव इक्विटी इन्फ्लो के बराबर हैं, ऑब्वियसली इस महीने देखते हैं कैसा रहेगा ट्रेंड। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करें तो किन का ध्यान रखें? क्योंकि अभी तो एक क्या है, लोग देखते हैं जो दो तीन चले आ रहे हैं गोल्ड ईटीएफ, बस उसमें आंख बंद करके लगा दिया। क्या फैक्टर्स का ध्यान दें जब आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो तो? जी अनुज, आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिकॉज बहुत सारे निवेशक अक्सर ये नहीं समझ पाते कि गोल्ड में निवेश करना कैसे है और किस जरिए से करना है। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड तो है अपनी जगह पर। एसजीबी अब बंद हो चुका है, उसके नए इश्यूएंसेस आ नहीं रहे हैं, और सेकेंडरी मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं रह गया इस बजट के बाद। अब बचा आपके पास में गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है, यानी आप जैसे स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं एक्सचेंज पर, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ्स के यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जिस स्कीम का आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, ए उसका एयूएम कितना है, बी उसका ट्रैकिंग एरर कितना है, और सी उसके एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं। आप इन तीनों चीजों को देखिए। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर लिक्विडिटी कितनी है, क्या उस पर वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, क्या बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा है। अभी जब रीसेंट गिरावट हुई थी अनुज, एक ही दिन में जब सिल्वर 30% से करेक्ट किया था और गोल्ड भी बहुत करेक्ट किया था, तो ईटीएफ्स का जो ट्रेंड था वो बहुत ही चौंका देने वाला था। उस रैली के पहले दिन ईटीएफ्स, या 2 दिन पहले ईटीएफ्स कुछ 10-15% ऊपर थे, जबकि फिजिकल प्राइसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड इतना मूव नहीं किए थे। जब करेक्शन हुआ तो उसके 2 दिन तक ईटीएफ्स गिरते ही रहे और बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर चले गए स्पॉट प्राइसेस से। तो आपको काफी बार जो ईटीएफ होते हैं उनका प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करना है कि उसका जो एक्चुअल एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, या जो फिजिकल प्राइस है कमोडिटी का, उससे वो कितना दूर चल रहा है। जितना ज्यादा दूर चल रहा है उतना ही ज्यादा खतरा है उस ईटीएफ में एंट्री लेने से। तो आपको उस चीज का ध्यान रखकर उसमें एंट्री लेना है। अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आसानी से कोई गोल्ड फंड ले लीजिए, यानी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। उसमें नुकसान ये है कि आप इंट्राडे प्राइसेस पर आप बाय सेल नहीं कर पाएंगे, बट डे एंड पर जो भी एनएवी पब्लिश होगा वो आपको मिल जाएगा।
ये एनएवी भी जो होता है वो ईटीएफ के प्राइस को ही ट्रैक करता है, बट उसको एडजस्ट करके ट्रैक करता है, और काफी फंड हाउसेस इसको एक्चुअल एनएवी से भी एडजस्ट करते हैं अगर बहुत ज्यादा वेरिएंस हो ईटीएफ के प्राइसेस में। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी जो है वो फंड हाउसेस मुहैया कराएंगे। आप जब भी बेचने जाएंगे एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा बड़े बिड आस्क स्प्रेड का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एसआईपी करना भी आपको आसान है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप गोल्ड फंड के जरिए कर सकते हैं। अगर आप एक सेवी इन्वेस्टर हैं तो आप ईटीएफ डेफिनेटली कर सकते हैं। ईटीएफ में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होता है गोल्ड फंड के कंपैरेटिवली, बट ईटीएफ में आप ब्रोकरेज और बाकी दूसरे एसटीटी और वो सब टैक्सेस जो लगते हैं, रेगुलेटरी टैक्सेस एक्सचेंज के, वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये है एक छोटा सा कंपैरिजन, बट बहुत ज्यादा जरूरत है कि निवेशक प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करके ही एंट्री लें। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अनलेस आप बीटीएससी ट्रेडर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा 1 साल से लेकर 3 साल तक का होराइजन है, तो मोटा मोटी गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ दोनों सेम रिटर्न देंगे मोटा मोटी? वो एब्सोल्युटली अनुज, आई थिंक अगर आपका 3 साल प्लस का होराइजन है तो हाँ। आई थिंक वो जो 5-10 पैसे का कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग खर्चों के साथ अगर आप उसको एडजस्ट करके देखना चाहें तो मोटा मोटी करीब करीब एकदम सिमिलर से रिटर्न्स ही देंगे। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक आसान रास्ता है और ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है, तो वहीं से निवेश करना चाहिए। और इसमें कोई टैक्सेशन का फ़र्क है क्या, ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड में, या सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन है? नहीं अनुज, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ईटीएफ को थोड़ा सा एडवांटेज है। हाँ। ईटीएफ 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म टैक्सेस में आ जाते हैं, यानी एक साल के बाद एलटीसीजी एप्लीकेबल हो जाता है, बट गोल्ड फंड पे 2 साल के बाद में एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है। तो होल्डिंग पीरियड गोल्ड फंड में थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप टैक्स के नजरिए से इसको देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपका 1 से 2 साल का होराइजन है तो ईटीएफ प्रेफर करें, अगर 2 साल से ऊपर का है तो फिर आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं बेसिकली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ओके। क्या मोहित, क्योंकि आप इतने सारे म्यूचुअल फंड के साथ टच में रहते हैं, क्या आप एक सेंस देख रहे हैं कि और ज़्यादा म्यूचुअल फंड अब गोल्ड स्कीम्स लॉन्च करें? ये दिखेगा क्या अगले 6 महीने में, गोल्ड और सिल्वर? अनुज, मुझे ना बिहारी सतसई का एक दोहा याद आता है हाँ। कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। राइट। तो धतूरे और गोल्ड का जो नशा होता है वो कुछ बहुत हद तक गोल्ड का नशा धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा हाँ। है। हाँ। एक को खाने से आदमी पागल होता है और एक को हाँ। पाने से। तो गोल्ड का जो नशा है वो भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, वो गोल्ड सदियों से हमारे घरों में एक नियम सा बन चुका है। राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का डिमांड है, जिस तरह का उफान है, पहले हमें लोगों को बोलना पड़ता था कि आप एसेट एलोकेशन करिए, अब आगे से हमारे निवेशक आके हमको बोल रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, क्या हम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पुल फैक्टर जिसे बोलते हैं वो आ चुका है गोल्ड में। यहाँ पर किसी को पुश की जरूरत नहीं लग रही है अब। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ्स जिन फंड हाउसेस के पास नहीं थे वो अब आएंगे सब शेल्फ पे। आप देखिए धीरे धीरे सभी लॉन्च कर रहे हैं। मल्टी एसेट कैटेगरी जो थी उसमें गोल्ड का एलोकेशन हर कोई बढ़ा रहा है, जिस स्कीम में नहीं था वो उसमें शामिल कर रहा है। और आप देखिए टोटल जो गोल्ड ईटीएफ का साइज हो गया है इंडियन मार्केट में वो 1,85,000 करोड़ पर है। इसमें अगर मैं दूसरी कैटेगरीज में जो गोल्ड होता है उसे मिला लूं तो 2 लाख करोड़ के ऊपर का एलोकेशन जा चुका है। तो मुझे लगता है इसमें शायद ये जो खरीदारी है वो चलती ही रहेगी अनुज, जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन बैंड वैगन। तो शायद ही इसे अब रोकना मुश्किल होगा, और मुझे लगता है दिस इज बिकम लाइक अ कंटिन्यूअस ट्रेंड नाउ। हम्म, बिल्कुल। ये जो मोहित ने एग्जांपल दिया, दोहा तो बोला ही, साथ ही एक यमक अलंकार का एग्जांपल है जिसमें कनक शब्द के दो मीनिंग है। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब टीवी पे नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मोहित, फिर ये तो बात हो गई गोल्ड इम्प्लोज की। क्या मान के चलें कि 24,000 करोड़ का नंबर जो है ये यहाँ पे भी बेस नंबर हो सकता है आगे जाके, अगले एटलीस्ट 3-4 महीने तो आना है अब इस तरीके का नंबर गोल्ड में, और इक्विटी को उसको फाइट करना पड़ेगा? देखिए अनुज, आप और मैं कितना भी बोल लें, हमें सबको पता है कि जब 2024 में एक रैली चल रही थी भारतीय बाजार में तो रिटेल का पैसा भर भर कर एक्विटीज में, हाँ। स्मॉल कैप में जा रहा था। कोई उसे चाहे कितना भी समझाना चाह रहा था उस टाइम पे कि भाई वैल्यूएशन खराब है, अब मत आइए, थोड़ा रुकिए, ये पर वो नहीं रुक रहा था। इसी तरह 2025 की रैली गोल्ड और सिल्वर की देखने के बाद रिटेल एक तरह से फ्रेंजी में आ चुका है। और बहुत लोग जो है वो ओवरवेट जा चुके हैं, फोमो का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो फ्रेंजीड रैलीज होती हैं अनुज, ये बहुत लंबी
लास्ट कर सकती है। इसे आप और मैं चाहे कितना भी समझा लें एसेट एलोकेशन के नजरिए से काफी हद तक रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दिस ट्रेंड हैज जस्ट स्टार्टेड, और बिकॉज इक्विटीज का परफॉर्मेंस भी इतना डल रहा है पिछले 18 महीने के आसपास, तो यहाँ पर निवेशक कुछ ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं हायर रिटर्न्स के लिए। एंड उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो आई थिंक ये गोल्ड का जो ट्रेंड है मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा कुछ और समय तक, अनलेस की इक्विटी का रैली जो है वो फिर से आ जाए और बाजार को एक हद तक चौंका दे। बट तब तक मुझे लगता है कि आई थिंक गोल्ड विल कंटिन्यू टू आउटशाइन इक्विटीज फॉर सम टाइम। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं। गोल्ड ईटीएफ की हमने पूरी अच्छे से डिस्कशन कर ली। अब बात करेंगे हम इक्विटीज़ की, और उसके अलावा पैसिव वर्सेस एक्टिव क्या बेटर है, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड फंड्स एंड गोल्ड वर्सेस इक्विटीज़। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल है सिर्फ इक्विटीज़, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, और एक्टिव वर्सेस पैसिव, इनमें बेटर चॉइस क्या है। इन दोनों गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग बने हुए हैं। तो मोहित, अब आते हैं ये लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल कैप डिलेमा पे। अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें इस पिछले महीने का, तो सिर्फ एक लार्ज कैप है जिसमें इनफ्लो बढ़ा है। बाकी अगर आप देखें तो फ्लेक्सी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तीनों में हमने गिरावट देखी है। तो कहीं ना कहीं जो एक साल के शुरू में लोग कह भी रहे थे कि इस साल लार्ज कैप में शायद ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है, वो एटलीस्ट पहले मंथ में तो प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेटा को? कहीं ना कहीं एक ये भी इशारा कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब बॉटम की तरफ है। जी अनुज, अगर अब ये हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2 महीने पीछे, तो दिसंबर में ही मैंने आप ही के साथ एक शो किया था जहां हमने ईयर की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां पर बड़ा क्लियरली हमने कहा था कि ये साल शायद एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ विल बी अ लार्ज कैप ईयर, और स्मॉल कैप से हम दूरी बनाए रखेंगे इस साल, जब तक कि एक मार्केट में क्लियर मोमेंटम या ट्रेंड नहीं दिख जाता है ओवरऑल। राइट, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में वो ट्रेंड दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे कितनी ही अच्छी न्यूज आ चुकी हो, ईयू के साथ एफटीए, यूएस के साथ में ट्रेड डील, बाकी सारे मैक्रो डेटास भी आपको अच्छे लग रहे हैं, इन्फ्लेशन भी लो पे है, इंटरेस्ट रेट भी लो पर है, बट फिर भी मार्केट में जो एक उफान आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुछ हद तक एफआईआईज अभी भी पूरे जोशो खरोश के साथ लौटे नहीं है मार्केट में, एंड अर्निंग्स कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता आ रहा है। बट हो सकता है कि शायद ये साइकिल अब टर्न कर रहा हो। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमेशा जब साइकिल एक टर्निंग पॉइंट पे होता है या एक लो पर आता है, तभी वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है अक्यूमुलेशन का। तो अभी शायद टाइम आ गया है एक्विटीज ओवरवेट जाने का, और यहाँ पर पहली चॉइस अनुज हमेशा लार्ज लार्ज और मिड कैप ही रहेगी। बिकॉज जब भी एफआईआई वापस घर का रुख करेंगे तो बड़े क्षेत्रों की कंपनीज में, स्टैब्लिश कंपनीज में फिर से आएंगे, ब्लू चिप्स में फिर से पैसा आएगा, और रैली का जो पहला लेग होगा वो लार्ज और मिड कैप में आना चाहिए। स्मॉल कैप्स में मुझे अभी भी लगता है कि अगले 3-6 महीने हमें ट्रेंड देखना चाहिए, अर्निंग्स देखना चाहिए, थोड़े से वैल्यूएशन अगर और करेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, एंड मार्केट में, पूरे मार्केट में अगर मोमेंटम फिर से आता है तो फिर शायद स्मॉल कैप्स को कंसिडर किया जा सकता है। और ओवरऑल जो आंकड़े हैं एमफी के, वो भी कुछ इसी तरह का रुख दर्शा रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी एसेट, यहां पर तो आपको अच्छे इन्फ्लोज मिल रहे हैं। पर मिड और स्मॉल कैप में, जो कि पिछले 1-1.5 साल से जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, वहां पर अब थोड़ा थोड़ा निवेशकों का रुझान कम हो रहा है। जो भी मुझे लगता है ओवरवेट थे उन सेगमेंट्स पे, वो अब अपने एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। मोहित, म्यूचुअल फंड सीईओज क्या चिंतित हैं लेकिन इस ट्रेंड को लेकर? क्योंकि देखिए, सितंबर में म्यूचुअल फंड एक्विटी इन्फ्लो थे 30,400 करोड़, जो जनवरी में आ गए हैं करीब करीब 24,000 करोड़। तो है तो इन्फ्लो ही, लेकिन अब करीब करीब 20% हम अपने पीक से नीचे आ चुके हैं। और ऑब्वियसली इक्विटी इन्फ्लो इज़ द मीट ऑफ जितने इन्फ्लोज हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एक सीईओज को एक रिस्क फैक्टर लग रहा है क्या, कि जो पिछले 2-3 साल से एक वन वे हमने सिर्फ इन्फ्लो का इंक्रीमेंट देखा है, अब वो कहीं ना कहीं आकर स्टॉल हुआ है और नीचे आने का भी रिस्क है? देखिए अनुज, मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसी टीम है, वो T20 की टीम जैसी टीम है, जहां कभी समझ में नहीं आता कि बैट्समैन ना परफॉर्म करे तो शायद कभी ना कभी बॉलर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, विकेट कीपर अच्छे रन बना के निकल जाते हैं। तो वैसा ही कुछ है कि अगर आप डेट का इन्फ्लो देखें
तो करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट का इन्फ्लो था। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ का इन्फ्लो देख लीजिए, 35,000 करोड़ का इन्फ्लो था। इक्विटी ने निराश किया उन्हें, बट दूसरे एसेट क्लासेस ने कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर दिया, और ओवरऑल एयूएम आज भी 81 लाख करोड़ पे है अनुज। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003 में, ये 1 लाख करोड़ पे था, आज 81 लाख करोड़ पे है। तो ये इंडस्ट्री जो है वो शनय शनय ग्रो ही कर रही है और बढ़ ही रही है। अब कौन सा एसेट क्लास, वो साइकिल हमेशा आता है, बट अच्छी बात यह है कि बिकॉज द इंडस्ट्री केटर्स टू सच अ लार्ज बेस एंड यूनिवर्स एंड डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ क्लाइंट्स, तो वो हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं। मल्टी एसेट में पैसा आ रहा है, जैसा मैंने कहा, बिकॉज बहुत लोग उस कैटेगरी को अपना रहे हैं। ईटीएफ्स में पैसा आ रहा है, बहुत लोग उस कैटेगरी को अपना रहे हैं। डेट में पैसा बढ़ रहा है, फिक्स्ड इनकम वापस थोड़ा सा रुझान में आ रहा है। तो एसआईएफ जो नई कैटेगरी आई है उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लो शायद मैच हो ही जाता है। बट आपकी बात सही है कि इक्विटी इन्फ्लो एक बैकबोन है, वो कंसिस्टेंटली चाहिए म्यूचुअल फंड को। उससे बाजार में भी एक स्तर बना रहता है डीआईआई फ्लोस के थ्रू एंड रिटेल निवेशकों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट जरूर करता है, बट मुझे लगता है सिक्लिकल है और वापस वो साइकिल लौट के आएगी। बिल्कुल। और इस बार जो मोहित ने शने शने बोला उसमें दोनों का मतलब सेम है, ग्रेजुअली, है ना। तो इसके लिए अच्छा, अब ये बात हो गई हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की और लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप की। एसआईपी इनफ्लोज 31,000 करोड़ पर इस बार हम थोड़ा सा, हमने आधा घंटा लेट किया फ्लैश करने में क्योंकि श्योर होना चाहते थे, क्योंकि नंबर एकदम सेम था, 31,002 करोड़ वर्सेस 31,002 करोड़, तो वो एकदम मक्खी पे मक्खी बैठी इस बार। लेकिन ये नंबर फिर भी ठीक है मोहित, मतलब गिवन द मार्केट सिनेरियो। आई थिंक लुक अनुज, वी शुड टेक इट विद बोथ हैंड्स। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि 31,000 करोड़ का नंबर डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहा। एक छोटा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर यहाँ पर है कि क्लोजर्स ऑफ एसआईपीज हैव बीन हायर देन द न्यू एडिशंस ऑफ एसआईपी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो कहीं ना कहीं क्लोजर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। जो नेट रेशियो था वो अब 75% पे जा चुका है, यानी 75% पुराने एसआईपीज क्लोज हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग डेटा है। जो नेट इनफ्लो है एसआईपीज के थ्रू वो कम हो रहा है, बट आई थिंक द ग्रॉस फ्लो जो 31,000 करोड़ पर है, ऑनेस्टली गिवन दैट कि एक्विटीज ने कुछ खास नहीं किया है, और जो नए निवेशक पिछले 1-1.5 साल में जुड़े हैं उनके लिए तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा सफर रहा है अब तक। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है 31,000 करोड़ एक बहुत ही रोबस्ट सॉलिड नंबर है। अगर हम इस ट्रेंड को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके इसी पर चलते रहे तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट नंबर फॉर इट। ओके, चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर, पैसिव वर्सेस एक्टिव। क्योंकि ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं, जो एक अगर कॉमन भाषा में समझाऊं, एक्टिव फंड जहां पर फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स चर्न करते हैं, और पैसिव मतलब अगर आपको निफ्टी कुछ चेज करना तो आपने सीधा निफ्टी के ईटीएफ में, निफ्टी के फंड में पैसा लगा दिया। मोहित, डेटा क्या कह रहा है 2025 का या 2026 के पहले महीने का? क्या एक्टिव में पैसा लगाना चाहिए या पैसिव में? देखिए, एक्टिव वर्सेस पैसिव का जो बैटल है अनुज, वो एक क्लासिक बैटल है, राइट। इट्स अ बैटल ऑफ योर कन्विक्शन एंड इट्स अ बैटल व्हिच इज गोइंग ऑन ग्लोबली फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। यूएस बाजार को अगर आप एक बेंचमार्क मानते हैं और वहां के आंकड़े देखें, तो अब वहां पर करीब करीब 52 से 54% जो एसेट है वो पैसिव में जा चुका है और एक्टिव का शेयर कम हो चुका है, जो हिस्टोरिकली हमेशा ज्यादा हुआ करता था। भारतीय बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो पैसिव का फ्लो बहुत बढ़ता जा रहा है। पैसिव का जो एयूएम है वो ग्रेजुअली काफी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप डेटा देखें हर कैटेगरी का, तो जैसे लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल निफ्टी ने करीब 10-10.5% का रिटर्न दिया, 2025 का आंकड़ा है। और वहां पर करीब 31 लार्ज कैप फंड में से मेरे ख्याल से 10 फंड्स ने शायद इंडेक्स को बीट किया है, और जिन्होंने जो सबसे अच्छा प्रदर्शन भी दिया है वो इंडेक्स से कुछ 1% हायर थे। एंड अदरवाइज 21 फंड्स ने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो करीब 29 फंड है वहां पर, और यहाँ पर सिर्फ 4 फंड्स ने अनुज मिड कैप इंडेक्स को बीट किया है, और इंडेक्स का रिटर्न था 6%, राइट। तो 6% को भी सिर्फ 4 ही फंड बीट कर पाए। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पर 29 फंड है फिर से, और वहां पर सिर्फ 13 फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया है। इंडेक्स यहाँ पर -6.4 था। इसका मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड था वो सिर्फ फ्लैट था, यानी 0% या 0.5% रिटर्न पे था। तो ओवरऑल अगर आप देखें
तो ऐसा कोई फंड नहीं है जो बहुत कंसिडरेबली आपके लिए लार्ज लेवल पे अल्फा जनरेट कर रहा है, इंडेक्स को बहुत हैंडसमली बीट कर रहा है। यस, ईयर ऑन ईयर ऐसे कुछ ना कुछ फंड जरूर आते हैं हर कैटेगरी में जो अच्छी तरीके से इंडेक्स को बीट करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें लार्जर बेसिस पे तो बहुत सारे फंड्स अभी अंडर परफॉर्म करने लग गए हैं इंडेक्स को, बिकॉज साइज बहुत बड़ा हो गया है और उस साइज पर इंडेक्स को बीट करना मुश्किल हो गया है। तो यहां पर दो चीजें हो सकती है अनुज। एक, रेगुलेटर के लिहाज से अगर वो डेफिनेशंस को थोड़ा एक्सपेंड कर दे तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा लीवे मिल जाए फंड मैनेजर्स को परफॉर्म करने के लिए और अल्फा जनरेट करने के लिए। जब होगा तब होगा। और दूसरा ये कि निवेशकों को चाहिए कि वे अपने पोर्टफोलियो में अब एक बैलेंस बनाएं पैसिव वर्सेस एक्टिव का। सिर्फ एक एक्टिव स्ट्रेटेजी के बल पर आप अपने पोर्टफोलियो को खड़ा नहीं कर सकते, आपको साथ साथ में पैसिव्स भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। कोशिश करिए कि लार्ज कैप में आप पैसिव की तरफ जाइए, मिड और स्मॉल में शायद अभी भी आप एक्टिव का सहारा ले सकते हैं, बट धीरे धीरे पोर्टफोलियो को 50-50 पर लाइए एक्टिव वर्सेस पैसिव के ट्रेंड में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद पैसिव्स एक बहुत ही कंपेलिंग बाय बन जाएंगे भारतीय बाजार। ओके तो बेसिकली अगर आप स्मॉल कैप में तो, लेकिन स्मॉल कैप में तो एक्टिव ही चुनिए क्योंकि उसमें बहुत फर्क पड़ेगा कि आप कौन सा फंड मैनेजर चुन रहे हैं। लेकिन अगर आप लार्ज कैप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप पैसे भी चुन लेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका काम। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो 3-4 इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो इस समय बर्निंग टॉपिक है मार्केट के, सभी को एड्रेस करने के लिए और थोड़े से हिंदी के 1-2 मुहावरे सिखाने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुज, ऑलवेज थैंक यू। चलिए आज के शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।